हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अपना जनरेटर होता है, यानी कि जो जनरेटर में जो दक्षताएं ज्ञात की जा सकती है, शक्तियाँ ज्ञात की जा सकती है, वो किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती हैं। यानी जो डीसी जनरेटर है आपका, आप उसे आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे और मैकेनिकल एनर्जी जितना आप देते हो इनपुट में, उतना वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो बीच में क्या हो जाते हैं, आपके लॉसेज हो जाते हैं, और उन लॉसेज के साथ साथ में जो आपकी दक्षता होगी वो भी क्या होगी, जैसे जैसे लॉसेज बढ़ेंगे वैसे वैसे दक्षता के मान में कमी आती जाएगी। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अपन दक्षताओं की बात करेंगे, और इसके साथ साथ आपने अपने जो जितने भी लॉसेज होते हैं इस जनरेटर के अंदर, तो देखते हैं कि जनरेटर में लॉसेज कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। शक्तियाँ तथा दक्षता को आप एफिशिएंसी भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मैं शक्तियों की बात करता हूँ। तो शक्तियाँ अपन किसको कह सकते हैं, जो लॉसेज होते हैं। शक्तियाँ मतलब जो हानियाँ हो रही है, यानी कि जितना भी अपने लॉसेज होंगे, यानी कि जितना अपन ने इनपुट दिया और उतना अपने को आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका तात्पर्य होगा कि बीच में आपके क्या हो गए, लॉसेज हो गए। तो जनरेटर में भी आप जितना मैकेनिकल एनर्जी देते हो उतना अपने को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके नहीं दे पाता है, यानी बीच में आपके क्या हो जाएंगे, वहाँ पर लॉसेज हो जाएंगे, क्षतियाँ हो जाएगी। देखिए, जो आपके जनरेटर होता है वहाँ पर 3 प्रकार की क्षतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जनरेटर के अंदर कितने प्रकार की क्षतियाँ पाई जाएगी, 3 प्रकार की। तो पहली जो क्षति होती है वो होती है आपके ताम्र क्षति। दूसरी जो क्षति होती है उसे बोलते हैं लौह हानि या कोर लॉस, आयरन लॉस या चुंबकीय हानि। और जो तीसरी आपके होती है उसको बोलते हैं यांत्रिक क्षति। अब देखिए ये किस प्रकार से होती है। देखिए, ये क्षतियाँ 3 प्रकार की बताई मैंने, और 3 ही प्रकार की आपकी दक्षताएं होगी। जितने प्रकार की जितनी क्षतियाँ होती हैं, इसी प्रकार से अपनी जो ताम्र क्षति होती है उसको विद्युतीय क्षति के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका जनरेटर है, कि जनरेटर में अपन इनपुट में के रूप में क्या देते हैं। तो देखिए, मैं एक जनरेटर का सिंपल डायग्राम बताता हूँ आपको। यहां से आप इसको कौन सी ऊर्जा देते हो, यांत्रिक ऊर्जा। और जनरेटर के अंदर यहां से आप यांत्रिक ऊर्जा दोगे तो आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर के अंदर कौन सी ऊर्जा जनरेट होती है, यहां पर आप कौन सी ऊर्जा दे रहे हो, यांत्रिक शक्ति दे रहे हो। यांत्रिक शक्ति पैदा कौन सी होती है इसके अंदर, वैद्युतिक शक्ति। और जितनी वैद्युतिक शक्ति इसमें पैदा होती है आर्मेचर के अंदर, उतना अपने को यहाँ से जो आपका आउटपुट होगा, यानी आउटपुट जो होगा उसके रूप में नहीं मिल पाती है। और आउटपुट के रूप में भी अपने को कौन सी शक्ति मिलती है, वैद्युतिक शक्ति। लेकिन इसको बोला जाता है आउटपुट वैद्युतिक शक्ति, और इसको जो बोला जाता है वो बोलते हैं उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। अब देखिए, यहाँ पर जो लॉसेज होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उन लॉसेज को अपन कैसे दर्शा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो यांत्रिक शक्ति होती है, देखो पुली पर जो यांत्रिक शक्ति दी जाती है वो किसके रूप में दी जाती है, बीएचपी के रूप में। और बीएचपी जो होती है यहाँ पर एक तरीके से एचपी में दी हुई है, और इस एचपी को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, वाट में चेंज कर सकते हैं। तो एचपी को वाट में चेंज करने के लिए आप सबको पता है कि 1 एचपी बराबर 735.5 वाट होते हैं, या 1 एचपी बराबर 746 वाट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपने जो प्रणाली काम में ली जाती है वो कौन सी होती है, आपके मीट्रिक प्रणाली होती है। तो मीट्रिक प्रणाली में जो काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, 1 एचपी में 735.5 वाट। तो देखिए, 735.5 वाट है, तो आप क्या करना पड़ेगा, ये बीएचपी एचपी के रूप में होती है, तो यहाँ पर आप इसको 735.5 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो आपकी ये कौन सी एनर्जी हो गई, मैकेनिकल इनपुट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो पैदा होती है उत्पन्न वैद्युतिक जो शक्ति होती है वो कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति जो होगी आपके, वो देखिए जनरेटर का अगर सामान्य आप चित्र देखते हो
तो देखिए इस प्रकार से होता है। जैसे मैंने एक शंट जनरेटर का बनाया है, तो शंट जनरेटर में ये आपका आर्मेचर हो चुका है, ये आपकी फील्ड हो चुकी है। यहाँ पर आप क्या संयोजित करते हो, लोड संयोजित करते हो। इसके साथ में यहाँ पर आप इसको इनपुट के रूप में क्या दोगे, मैकेनिकल एनर्जी दोगे। यानी मैकेनिकल एनर्जी को आप कैसे दर्शा सकते हो, यानी ये शक्ति जो है इसको आप कैसे दर्शाओगे, कौन सी, मैकेनिकल। तो ये मैकेनिकल, ये इसका क्या है, इनपुट। और यहाँ जो पैदा होती है उसको आप क्या बोल सकते हो, जनरेटेड बोल सकते हो, जनरेटेड पावर बोल सकते हो, आर्मेचर में प्रेरित पावर बोल सकते हो। और यहाँ पर जो मिलती है वो लोड की पावर होती है। तो यहाँ विद्युतीय शक्ति आउटपुट की आ गई, तो यहाँ पर प्रेरित होगी, वो देखिए किसके रूप में प्रेरित होती है। यानी यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा होगा, पावर कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो पीए को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये जो शक्ति है आपकी, जो यांत्रिक शक्ति है, उसको तो मैंने किसके रूप में देखा, बीएचपी के रूप में देखा, और उसको मैंने चेंज कर लिया, वाट के अंदर चेंज कर लिया। लेकिन आपके जो इस आर्मेचर के अंदर जो प्रेरित पावर होगी उसको आप कैसे निकालोगे, तो जनरेटर में प्रेरित V गुणा, देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V गुणा I। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वही लेनी पड़ेगी जो इसके अंदर प्रेरित होती है। और प्रेरित जो वोल्टेज होती है आपकी, जो प्रेरित वोल्टेज होगी वो किस प्रकार से होगी, यहाँ पर E गुणा I है। यहाँ पर जो आपके देखिए करंट जो है, देखो वोल्टेज के रूप में तो मैंने E ले लिया है यहाँ पर, यानी प्रेरित ईएमएफ, और जो आर्मेचर की धारा, यानी इसमें से बहने वाली धारा कौन सी होगी, आर्मेचर की धारा। तो यहाँ पर जो प्रेरित आपके पावर होती है किसकी, आर्मेचर की, वो क्या होगी, पीए बराबर ई गुणा आई ए। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो शक्ति निकालूंगा मैं वो क्या होगी, पीए बराबर ई गुणा आई ए। और इसको अपन किसके द्वारा दिखा सकते हैं, आपके मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल शक्ति के रूप में दर्शा सकते हैं। और ये वैद्युतिक शक्ति किसके रूप में मिलेगी, यहाँ पर आपको पता है यहाँ टर्मिनल होते हैं, यहाँ वोल्टेज कौन सी होती है, टर्मिनल वोल्टेज, और करंट किसकी होती है, लोड की। तो यहाँ पर ये आपकी कौन सी होगी, आउटपुट की पावर, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट के रूप में मिल जाएगी अपने को PUT, और ये आपकी पावर V गुणा IL। अब आप सबको पता है, ये मैंने सामान्य डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लॉसेज भी होंगे, यानी यहाँ पर आपके क्या लगा होता है, बेरिंग्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, बेरिंग्स। और बेरिंग क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, ठीक है। बेरिंग घर्षण करेंगे तो वो घर्षण से क्या होगा, ऊष्मा पैदा होगी, और साथ ही साथ आपका आर्मेचर जो होगा वो धीरे होगा। और आर्मेचर जब धीरे होता है तो आपका प्रेरित ईएमएफ के मान में जब कमी होगी तो आपकी पावर में भी क्या हो जाएगी, उत्पन्न जो पावर होगी उसके मान में भी कमी हो जाएगी। यानी बीच में क्या हो गया, आपके लॉसेज। तो जो ये लॉसेज हो रहे हैं, ये जब मैं इसको पुली को मैं घूर्णन गति करवा रहा हूँ, यानी ये आपकी इनपुट है, कौन सी शक्ति, आंतरिक शक्ति के रूप में दे रहा हूं। तो यहां पर आपका बेरिंग क्या करेगा, घर्षण करेगा। और साथ ही साथ ये आर्मेचर क्या करता है, इसका जो फ्लक्स है वायु के साथ जब संपर्क करता है तो वायु के साथ क्या करेगा, घर्षण करेगा। और साथ ही साथ यहां पर क्या लगे होते हैं आपके, ये कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर पर कार्बन बर्स। तो कार्बन बर्सों के द्वारा भी क्या किया जाता है, कम्यूटेटर के साथ में घर्षण किया जाता है, और कम्यूटेटर पर भी आपकी ऊष्मा पैदा होगी, यहाँ पर भी शक्ति खपत होगी। तो ये जो शक्ति खपत होती है वो ली जाती है अपने यांत्रिक शक्ति के रूप में। यानी यांत्रिक शक्ति और आपके वैद्युतिक जो शक्ति है, इसके बीच में जो लॉसेज होते हैं, इसके बीच में जो शक्ति होती है वो किसके रूप में ली जाती है, इसे बोलते हैं अपन यांत्रिक क्षति। क्या बोलते हैं, यांत्रिक क्षति बोलते हैं। और ये यांत्रिक क्षति अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बाद में देखिए, यांत्रिक क्षति के बाद में यहाँ पर आर्मेचर के अंदर, ये जब आर्मेचर जब घूर्णन गति कर रहा है उसी समय क्या होगा कि आर्मेचर की में घूर्णन गति करते समय क्या होगा कि यहाँ पर आर्मेचर की कोर जो है वो कोर क्या करेगी, मुख्य फील्ड में क्या करेगी, आपके घूर्णन गति करेगी। और मुख्य फील्ड में जब घूर्णन गति करती है तो आर्मेचर के चालकों में तो ईएमएफ प्रेरित ही होता है, साथ ही साथ उसकी कोर के अंदर भी क्या होगा, यानी इसकी जो कोर होगी आपकी, इस कोर में भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा बहती है, जिसको बोलते हैं अपन भंवर धारा। क्या बोलते हैं, भंवर धारा। और देखिए मैं इसको आपको यहाँ पर बताऊंगा, भंवर धारा बोलते हैं। और भंवर धारा किसका पार्ट होती है, आपके लोह हानि का पार्ट होती है। तो मैं इसका भी वर्णन कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो लोह आपकी भंवर धारा हो रही है, और साथ ही साथ जो आपका कोर है उस कोर के अंदर आप अगर यदि ये किसका ले रहे हो, किसी लोहे का या किसी ऐसे पुर्जे का ले रहे हो जिसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रहता हो, तो वहां पर आपकी हिस्टेरिक क्षति भी होगी। क्योंकि जहां एसी जनरेट होती है वहां पर क्या होता है, आपके लोहानी भी होती है, लोहानी के अंदर यानी हिस्टेरिक क्षति भी होगी, फ्रीक्वेंसी जहां पर भी होगी। और फ्रीक्वेंसी परिवर्तन होती है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी परिवर्तन होने पर आपका जो पोल है वो भी क्या होते हैं, परिवर्तन। और पोल परिवर्तन होते हैं तो पहले वाले अवशिष्ट चुंबकत्व को अपने को क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। और अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए
अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या करना पड़ता है, समाप्त। और समाप्त करने के लिए अनावश्यक रूप से एक विद्युत शक्ति की खपत होती है, जिसे ही अपन क्या कहते हैं, स्टेरिसिटी कहते हैं। तो स्टेरिसिटी जो है, एक तो स्टेरिसिटी होगी यहाँ पर, और एक कौन सी होगी आपके, यानी कि इस कोर के कारण दो लॉसेज हो रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी आर्मेचर की कोर और प्लस जो आपके फील्ड की कोर, दोनों में ही क्या होंगे, दोनों दोष होंगे। यानी एक तो भंवर धारा और आपकी स्टेरिसिटी, ठीक है, और दोनों ही किसके पार्ट है, लोहानियों के बीच, है ना। और यहां पर इसके अंदर देखो, आर्मेचर के अंदर प्रेरित ईएमएफ है वो क्या होगी, ई गुना आई है। लेकिन इसके बाद में जब करंट बह रही है आर्मेचर के अंदर, तो आर्मेचर क्या करेगा, विद्युत शक्ति की खपत करेगा। तो आर्मेचर की वाइंडिंग में भी लॉसेज होंगे, जो बोले जाते हैं, देखो किसके कारण हो रहे हैं, वो कॉपर के कारण यानी तांबे के कारण। और तांबे के कारण हो रहे हैं तो उन्हें अपन कौन से लॉस कह सकते हैं, ताम्र हानि के रूप में ले सकते हैं। तो देखिए, एक तो हो गई यहां पर शक्ति, और यहां आर्मेचर से आपके टर्मिनलों तक जो लॉसेज आते हैं उन्हें बोले जाते हैं वैद्युतिक लॉस, वैद्युतिक क्षति। और वैद्युतिक क्षति दो प्रकार से यहां पर विभाजित कर दी है इसने, कि वैद्युतिक शक्ति जो होगी वो कितने प्रकार से होगी, दो प्रकार से होगी। तो देखिए, इन क्षतियों का मैं विवरण कर देता हूं यहां पर। तो देखो, पहले यांत्रिक क्षति की बात कर लेते हैं। जो पहली क्षति है यांत्रिक क्षति, यांत्रिक क्षति के रूप में देखिए यहां पर मैंने बताया, पहला बताया आपको बियरिंगों का घर्षण। दूसरा जो होगा आर्मेचर वायु घर्षण। और जो तीसरा होगा आपके, वो क्या होगा कि यहां पर ये आर्मेचर के साथ वायु घर्षण हो गया, और कम्यूटेटर ब्रश घर्षण प्रतिरोध। ठीक है, ये आपके कौन से लॉस हो जाएंगे, यांत्रिक लॉस। और यांत्रिक जो लॉस होता है उनको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल लॉस भी बोले जाते हैं, यानी कि मैकेनिकल लॉस होंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसको मैकेनिकल लॉस बोले जाते हैं। दूसरी जो होती है आपके, ये तो आपकी पहली क्षति। दूसरी क्षति की बात करते हैं, इसको लोहा हानि या चुंबकीय हानि भी बोलते हैं। और ये चुंबकीय जो हानि होती है, देखो ये तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ होती है या किसके कारण होती है। अब चुंबकीय हानि की बात करते हैं, तो चुंबकीय हानि दो प्रकार से होती है आपके, एक तो होती है भंवर धारा हानि, और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है आपके, स्टेरिस लॉस या शैथिल्य हानि। और देखिए, जो इनके फॉर्मूले होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। इसका तो होता है WE बराबर फ्लक्स घनत्व का स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर, लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती, यानी लेमिनेशन की मोटाई के वर्ग के समानुपाती। उत्तर आता है आपके वाट के अंदर। ठीक है, प्लस इसकी जो शैथिल्य हानि यानी स्टेरिसिटी होती है वो किसके रूप में मापी जाती है, WH। और WH जो होता है बराबर क्या होता है, नीटा फ्लक्स घनत्व की घात 1.6 F गुणा V। और उत्तर किस में आता है, वाट में। यानी जो दोनों ही क्षतियां हैं वो किस पर डिपेंड करती है आपके, मुख्य तौर पे फ्रीक्वेंसी। और जो आपके कोर लॉस होगा यानी शैथिल्य हास होगी वो कौन से किस पर डिपेंड करेगी, उसके आयतन के, कोर के आयतन। यानी आयतन आप ज्यादा बड़ा रखोगे तो वहां पर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान ज्यादा होगा, और अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए जो क्षति खपत होती है उसे अपन शैथिल्य हानि भी बोलते हैं, स्टेरिसिटी भी बोलते हैं। तो कोर को आपको क्या रखना है, छोटा रखना है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए। और फ्लक्स घनत्व अगर कम होगा तो वहां पर आप इस लॉसेज को कम कर सकते हो। तो देखो, स्टेरिसिटी यानी भंवर धारा जो हानि होती है, पहली चुंबकीय हानि का जो पहला प्रकार है वो भंवर धारा हानि। तो भंवर धारा हानि को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो निवारण के तौर पर देखिए, मैं इनका निवारण भी साथ के साथ बता देता हूँ। बैरिंगों का घर्षण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ल्यूब्रिकेशन करना पड़ेगा, ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट के रूप में मोबिल ऑयल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, या ग्रीस का, ठीक है, या फिर आप पेट्रोल के माध्यम से भी आप जैसे कम्यूटेटर ब्रश घर्षण जो प्रतिरोध है उसको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार चुंबकीय हानियां होती है, भंवर धारा हानि कम करनी है आपको, तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इन पत्तियों की मोटाई यानी पतली पतली जो आपको पत्तियां लेनी है, लेमिनेशन जो है वो पतली पतली लेनी है, यानी पतली पत्तियों के रूप में बांटना।
इसके माध्यम से पतली पत्तियों के रूप में बांटकर आप क्या कर सकते हो, आपके भंवरदार हानि कम कर सकते हो। और शैथिल्य हानि इसमें, इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, सिलिकॉन की मात्रा। तो आपका जो लेमिनेशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो वो आपके वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन यहीं से आता है कि लेमिनेटेड पत्तियों को बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो वहाँ पर ओनली आपको क्या देना है, पत्तियों के रूप में क्यों बनाते हैं, भंवरदार हानि को कम करने के लिए। जबकि सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, स्टेरिसिटी को कम करने के लिए, क्योंकि सबसे जो कम स्टेरिस नियतांक, ये जो नीटा है इसका मतलब होता है स्टेरिस नियतांक, और स्टेरिस नियतांक का मान सबसे कम किसका होता है, सिलिकॉन स्टील। और जब इन सबकी वैल्यू फिक्स कर दी जाए और स्टेरिस नियतांक का मान कम हो तो इनसे गुणा करोगे तो आपका मान जो होगा वो कम आएगा। इसका मतलब स्टेरिसिटी को आप ऐसे कम कर सकते हो जिसके स्टेरिस नियतांक क्या हो, कम हो। अब तीसरी जो सतही है वो मैं आपको इधर बता देता हूं। तीसरी जो है वो कौन सी है, ताम्र हानि। तो देखिए ताम्र हानि जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर देखते हैं ताम्र हानि। तो देखिए ताम्र हानि कहाँ कहाँ होगी, जहाँ तांबे का प्रयोग किया जाएगा। तो आपके तांबे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो तांबे का प्रयोग पहले किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखिए जहां पर भी ये लॉस प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए दो प्रकार से अपन सतही ज्ञात कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है आपके P बराबर V गुणा I, और एक होता है P बराबर I स्क्वायर और R। ये जो है ये स्थिर लॉस तथा अस्थिर लॉस दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और ये सिर्फ किसके लिए, जहां स्थिर हो, यानी वोल्टेज और करंट की वैल्यू है वो स्थिर हो, वहां पर ही आप इस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। जहां पर वोल्टेज में परिवर्तन होता हो या करंट में परिवर्तन होता हो तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, आपके I स्क्वायर R का प्रयोग करोगे। और आपको पता है लोड बढ़ाने पर आर्मेचर की जो है वो करंट जो है वो परिवर्तन होती है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आर्मेचर की जो शक्ति खपत है या ताम्र आर्मेचर वाइंडिंग में ताम्र हानि, तो ताम्र हानि निकालने के लिए आप क्या करोगे, आर्मेचर की धारा का स्क्वायर, देखो मैंने बताया धारा परिवर्तन होगी तो यही फॉर्मूला लेना है अस्थिर के लिए भी, तो I स्क्वायर A। और आपको रेजिस्टेंस भी किसका लेना पड़ेगा, तांबे की वाइंडिंग का, यानी आपकी जो आर्मेचर है आर्मेचर की वाइंडिंग का ही लेना पड़ेगा। दूसरा लॉस तांबा और कहाँ होता है, आपके शंट फील्ड में, ताम्र हानि। तो शंट फील्ड की ताम्र हानि होगी, उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर जो शंट फील्ड का लॉस है, शंट फील्ड का लॉस है वो कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो I स्क्वायर SH गुणा RSH, ठीक है। या फिर आप देखिए यहाँ पर जो है शंट फील्ड की हमेशा शंट जनरेटर या जो भी जनरेटर होगा जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की गई है वहाँ पर हमेशा इसकी करंट क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है। और करंट जब स्थिर होगी, करंट जब स्थिर होती है तो वहाँ पर मैंने बताया फॉर्मूला ये भी प्रयोग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला VSH गुणा आपके ISH का प्रयोग कर सकते हो इसके अलावा, ठीक है। तीसरा जो है वो आपके देखिए वाइंडिंग और कहाँ होती है, इसी प्रकार देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी आप क्या कर सकते हो, लॉस ताम्र हानि मुख्य तौर पर जो होगी वो आर्मेचर, शंट फील्ड और एक आपके सीरीज फील्ड के अंदर होती है। तो देखो कंपनसेटिंग का निकालोगे तो आपको जो है वो आपको करंट जो है वो भी किसकी लेनी पड़ेगी, कंपनसेटिंग। और कंपनसेटिंग हमेशा जो है आर्मेचर की श्रेणी में ही जोड़ी जाती है। तो वहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जो करंट है, देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़ते हैं वो हमेशा आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ोगे तो जितनी आर्मेचर की धारा में वृद्धि होगी उतनी ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग की धारा में वृद्धि होगी। यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग की करंट और आर्मेचर की करंट दोनों की करंट जो होगी वो इक्वल होगी। तो देखिए आप यहाँ पर जो धारा है वो आर्मेचर की ले सकते हो और रेजिस्टेंस है वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको B के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ पर आप कंपनसेटिंग का C लिख दीजिए, ठीक है। और आपका चौथा है वो है सीरीज फील्ड ताम्र हानि। तो देखिए सीरीज फील्ड है, सीरीज जनरेटर में तो आर्मेचर की श्रेणी में ही होती है, लेकिन आपके देखिए लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट जो जनरेटर होते हैं दोनों में आप देखोगे लॉन्ग शंट में तो क्या होगा, आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ेंगे, लेकिन जो शॉर्ट शंट होता है उसमें लोड की श्रेणी में जोड़ा जाता है। किसको, आपके सीरीज फील्ड को। तो सीरीज फील्ड की करंट अपन अलग ही ले लेंगे, यहाँ पर आर्मेचर की नहीं लेंगे। तो सीरीज फील्ड की करंट का स्क्वायर और यहाँ पर सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस, मैंने इसीलिए लिखा है ये सीरीज फील्ड। यहाँ पर आर्मेचर की भी लिख सकता था, लेकिन आपके शॉर्ट शंट में क्या हो रहा है कि आपके आर्मेचर की जो धारा है
सॉरी सीरीज की जो करंट है वो किस पर डिपेंड करती है, लोड पर डिपेंड करती है। तो वहाँ पर आपका फिर यहाँ पर जो अगर आर्मेचर की धारा कर दी मैंने तो वो गलत हो जाएगा फॉर्मूला वहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार जो पांचवा है इसमें ताम्र हानि के अंदर लिया जाता है कार्बन ब्रशों का ड्रॉप। अगर ये वोल्टेज के रूप में लेना हो तो एक तो 0.5 और 1 वोल्ट, ये तो ली जाती है आपके किसमें, कार्बन प्लस ग्रेफाइट, और ये मेटल के लिए, मेटल वाले जो आपके ब्रशेज होते हैं उसके लिए प्रयोग की जाती है। तो ये इतने आपके ताम्र लॉस हो गए, या आपके यांत्रिक लॉस हो गए, या आपकी चुंबकीय हानियाँ हो गई। अब जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है, इनके बाद में अब जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको दक्षता की। मैंने ये जो मशीन बताई यहाँ जो कौन से लॉस हुए, लॉस भी बता दिया आपको, इनके बीच में ये लॉस हुए, इनके बीच में ये लॉस हुए। तो इनकी दक्षता भी अपन किस प्रकार से इसी एक चित्र के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं। यहाँ पर जो लॉस हुआ वो कौन सा हुआ है, यांत्रिक क्षति। अब देखिए जहाँ यांत्रिक क्षति होती है उस वहाँ पर तो अपन कौन सी दक्षता ज्ञात करेंगे, यांत्रिक दक्षता। और जहाँ पर वैद्युतिक शक्ति खपत होगी वहाँ पर अपन कौन सी दक्षता निकालेंगे, वहाँ पर निकालेंगे अपन वैद्युतिक दक्षता। और जो टोटल होती है, जितना इनपुट दिया और जितना टोटल आउटपुट मिला वो कौन सी दक्षता होगी, उसे अपन व्यावसायिक, व्यापारिकल, या फिर अपन बोल सकते हैं अपन कॉमर्शियल, अपन क्या बोल सकते हैं, दक्षता बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको अगर सिंपल बात करूँ कि दक्षता किसे कहते हैं, तो दक्षता इंग्लिश में बोलते हैं इसे एफिशिएंसी। और देखिए दक्षता जो होता है वो आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, आपका दक्षता कहलाता है। और दक्षता को किसके द्वारा लिखा जाता है, नीटा के द्वारा। नीटा आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। और इसको अगर प्रतिशत में लेना हो तो आपको गुणा क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब देखिए अगर सबसे पहले बात करूं मैं किसकी दक्षता की बात करूं, यांत्रिक दक्षता की बात करूं, यांत्रिक दक्षता। तो देखिए आउटपुट, यांत्रिक दक्षता की बात करते हैं तो यांत्रिक दक्षता जहाँ यांत्रिक शक्ति होती हो वहाँ की बात करेंगे तो इसका इनपुट तो क्या होगा आपके यांत्रिक शक्ति, और आउटपुट क्या होगा, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। तो आउटपुट के रूप में आप क्या लिखोगे, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बटा इनपुट के रूप में आप क्या लिख सकते हो, यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक कौन सी दक्षता है, मैकेनिकल, तो नीटा एम के द्वारा दिखा सकते हो इसको आप, ठीक है। और यहां पर उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति के रूप में आपने क्या देखा, ई गुणा आई ए। और यांत्रिक शक्ति के रूप में आपने क्या देखा, यहां पर bhp गुणा 735.5, ठीक है। तो ये आपका कौन सी दक्षता हो गई, यांत्रिक दक्षता। अगली बात करते हैं वैद्युतिक दक्षता। तो वैद्युतिक दक्षता होगी तो वैद्युतिक लॉस जहाँ हो रहे हैं तो वैद्युतिक लॉस यहाँ से, तो ये क्या हो गया, इसका इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया, इसका आउटपुट। तो यहाँ पर आउटपुट के रूप में तो क्या मिली, उत्पन्न नहीं, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति, और इनपुट के रूप में अपने को क्या मिला, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। वैद्युतिक शक्ति होती है नीटा इलेक्ट्रिक दक्षता के रूप में। अगर प्रतिशत में दिखाना हो तो गुणा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शो कर सकते हो। आउटपुट के रूप में क्या मिला अपने को, वोल्टेज, और यहाँ पर किसकी धारा, यहाँ पर लाइन आपके लोड की धारा, यहाँ पर लोड जोड़ा जाता है, ठीक है। और उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति है वो क्या है, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति ई गुणा आइए, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा आप 100 कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार मैं तीसरी दक्षता की बात करता हूं तो तीसरी जो है वो आपकी क्या होती है, व्यापारिक दक्षता। व्यापारिक दक्षता को कॉमर्शियल के नाम से भी जानते हो, तो नीटा सी के द्वारा आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो व्यापारिक में टोटल इनपुट तो यह होगा यांत्रिक ऊर्जा, और टोटल आउटपुट यहाँ पर, ये बीच में जो लॉसेज हैं ये टोटल कितने लॉस हो गए, वो लॉस होने के बाद अपने को टोटल आउटपुट कितना मिला, तो इसको बोल सकते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट में
वैद्युतिक शक्ति बटा इनपुट क्या होगा इसका, यांत्रिक शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट देखो, इसको इसके द्वारा दिखा रहे हैं, नीटा सी के द्वारा दिखा रहे हैं। आउटपुट में वैद्युतिक शक्ति के रूप में क्या मिला, V गुणा IL, और यांत्रिक शक्ति के रूप में अपने को क्या मिला यहाँ पर BHP गुणा 735.5। तो इस प्रकार से अपन कौन सी दक्षता ज्ञात कर सकते हैं, व्यापारिक दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए व्यापारिक जो दक्षता है उसको मैं इन वैद्युतिक दक्षता, यानी यहाँ पर जो वैद्युतिक दक्षता ज्ञात की और यहाँ पर कौन सी दक्षता ज्ञात की मैंने, यांत्रिक दक्षता ज्ञात की, इन दोनों के गुणनफल के माध्यम से भी ज्ञात कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे, जैसे कॉमर्शियल बराबर यहाँ पर होगा नीटा, कौन सी दक्षता थी, एक तो अपने यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिकल। इन दोनों के गुणनफल को भी क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर आपके टोटल जो दक्षता है यानी व्यापारिक दक्षता भी कह सकता हूँ। तो ठीक है, व्यापारिक दक्षता ज्ञात करते हैं। तो देखिए मैकेनिकल जो है एन नीटा सी यानी कॉमर्शियल दक्षता, मैकेनिकल दक्षता का फॉर्मूला अपने पास क्या प्राप्त हुआ, E गुणा IA बटा BHP गुणा 735.5 इंटू कौन सी है, इलेक्ट्रिक दक्षता के रूप में अपने को क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है। मैकेनिकल ये हो गई आपकी, और आपके कॉमर्शियल ये हो गई। तो कॉमर्शियल आनी चाहिए अपने दोनों को गुणनफल से। तो इलेक्ट्रिक के रूप में अपने पास क्या है, V गुणा IL बटा E गुणा IA। तो E गुणा IA से E गुणा IA यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा VL गुणा IL बटा में बचा BHP गुणा 735.5। तो ये जो दक्षता है कि कहाँ पर आ रही है आपके, यहाँ पर आ रही है, मतलब ये कौन सी दक्षता है, व्यापारिक दक्षता। तो इन दोनों के गुणनफल को भी अपन कौन सी दक्षता कह सकते हैं, आपकी व्यापारिक दक्षता कह सकते हैं। तो ये आपकी दक्षता थी और सतियाँ थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।